हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटीएन क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मतलब एमपीटी के बारे में देखने वाले हैं। और इसमें भी स्पेशली इसका आईएसओ स्टैंडर्ड है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे। तो आईएसओ में आप देखोगे तो आईएसओ 9934/1 ये स्टैंडर्ड आप देखोगे तो इसमें एमपीटी का जनरल रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। मतलब मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग कैसे किया जाता है, उसमें सरफेस क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और कोटिंग का क्या रिक्वायरमेंट है, नॉन फेरोमैग्नेटिक कोटिंग है तो, और अलग अलग टेक्निक इसमें कौन सा है, राइट, जैसे कि प्रोट टेक्निक, हेड शॉट, सेंट्रल कंडक्टर। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे आईएसओ 9934-1 में दिया हुआ है। तो जो आप एमपीटी करते हैं जिसमें जनरली आप एएसएमई कोड यूज करते हैं उसमें सभी रिक्वायरमेंट है ही, बट उसमें से भी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट स्पेशली आईएसओ में ही दिया हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूँ तो आप जब भी योग टेक्निक यूज करते हैं, ये आपका वेल है, और जो योक रखते हैं आप ऊपर ऐसे, ये इसका लेग है सपोज, तो इसमें कितना एरिया वो कवर करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो इस तरह से आपका रहेगा, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड में कितना एरिया वो स्पेशली मैग्नेटिक फील्ड उसमें मिलेगा और कितना एरिया आप कवर कर सकते हैं, ये पूरा डिटेल आपको आईएसओ में मिल जाता है। जबकि एएसएमई आप यूज करते हो तो उसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं दिया हुआ है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आईएसओ स्टैंडर्ड आप यूज करते हैं तो उसमें डिटेल में मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये स्पेशली अगर आप आईएसओ स्टैंडर्ड यूज करते हैं, यूरोपियन कंट्री रिलेटेड कोई वर्क है आपके पास, तो उसमें वो लोग आईएसओ का डिमांड करते हैं। और इसमें आपके पास लेवल 2 भी होना चाहिए इसके रिलेटेड, या फिर पीसीएन सर्टिफिकेशन भी आप करना चाहते हैं, पीसीएन लेवल 2 स्पेशली मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। ज्वाइन फीचर का यूज करके आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। तो हमने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं जिसमें मेनली एनडीटी लेवल 2 का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने एलपीटी, एमपीटी, यूटी, आरटी, वीटी, ये सब कन्वेंशनल एनडीटी के डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं। और इसका पूरा लेवल 2 का सिलेबस हमने कवर किया है। इसके अलावा कोड, स्टैंडर्ड, इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन के भी काफी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। जैसे ये आईएसओ स्टैंडर्ड का हम वीडियो बना रहे हैं, वैसे ही एएसएमई, एपीआई, एडब्ल्यूएस कोड, ये सब के वीडियो हमने डिटेल में बना के रखे हुए हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल एनडीटी के भी काफी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिसमें एक्चुअली प्रैक्टिकली एनडीटी कैसे किया जाता है वो हमने डिटेल में बताया हुआ है। तो इस तरह के सभी वीडियो का एक्सेस लेने के लिए आप ये ज्वाइन फीचर का यूज कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आईएसओ 9934 है पहले तो क्या है और उसमें क्या क्या डिटेल दिया हुआ है ये हम देखेंगे। सो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड फॉर डिटेक्टिंग सरफेस एंड नियर सरफेस डिसकन्टिन्यूटीज। तो एमपीटी में सरफेस मतलब ओपन टू द सरफेस इंडिकेशन है या नियर सरफेस इंडिकेशन है, ये आपको मिल जाता है इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ध्यान में रखिए, ये एमपीटी का लिमिटेशन है कि आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके ऊपर ही आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग कर सकते हैं। ISO 9934-1 provides the fundamental principle and general requirement that govern the effective and reliable application of this technique। तो इसमें प्रिंसिपल इसमें क्या क्या टेक्निक यूज होती है और एमपीटी एक्चुअल में कैसे करना है परफॉर्म, इसका करंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये भी आपको इसके अपेंडिक्स में पीछे मिल जाता है, राइट। सो ये पूरी डिटेल आपको ये स्टैंडर्ड में मिल जाती है। तो आप इसका टाइटल देखोगे तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, इसमें पार्ट 1 है, मतलब इसको 9934-1 ऐसा लिखते हैं। ओके, और 2006 इसका एडिशन है, 2016 इसका एडिशन है। तो ये 9934-1 ये हमारा स्टैंडर्ड है आईएसओ, ये हम देखेंगे। तो इसमें क्या क्या अलग रिक्वायरमेंट है, राइट। आप एएसएमई जो यूज करते हैं, एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 7, उसमें एमपीटी दिया हुआ है। तो वो स्टैंडर्ड और इसमें आप कंपैरिजन करोगे तो इसमें क्या नया है, राइट। मतलब कुछ चीजें हैं ऑलमोस्ट 70-80% चीजें वो सेम ही है, राइट, क्योंकि एमपीटी आप कर रहे हैं तो जो करंट रिक्वायरमेंट है या मैग्नेटिज्म है ये सेम तरीके से ही आएगा, आप कोई भी स्टैंडर्ड यूज करें। बट कुछ डिटेल रिक्वायरमेंट यहाँ पे आईएसओ में दी गई है, तो जो डिटेल रिक्वायरमेंट है वही मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। तो देखिए, सरफेस कंडीशन एंड प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट। सो अकॉर्डिंग टू आईएसओ 9934-1, surface preparation must be sufficient to ensure the relevant indication can be clearly distinguished from the false indication। तो यहाँ पे जो रेलेवेंट इंडिकेशन आपको मिलने वाली है और फॉल्स इंडिकेशन, ये दोनों का डिफरेंशिएट आप कर पाओ, मतलब कि सेपरेट कर पाओ,
उस तरह से आपको सरफेस प्रिपरेशन करना है, सिंपल, राइट। तो अगर आप एएसएमई में देखते हो तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ऑयल, ग्रीज या रस्ट, ये सब चीजें आपको रिमूव करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें डिटेल में लिखी है। बट यहाँ पे इन्होंने सिंपल सेंटेंस लिख दिया है कि रेलेवेंट इंडिकेशन आपको मिलनी चाहिए, फॉल्स इंडिकेशन है तो आप सेपरेट कर पाओ, तो उतना आपको सरफेस कंडीशन सही होना चाहिए, राइट। आप पीटी और एमपीटी में कंपैरिजन करें तो पीटी के कंपैरिजन में एमपीटी में सरफेस प्रिपरेशन का स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, थोड़ा बहुत आप सरफेस प्रिपरेशन करोगे तो भी आपको इसमें रिजल्ट मिल जाता है। The required surface quality depends on the size of the discontinuity to be detected। तो कौन सा साइज का डिस्कन्टिन्यूटी आपको चाहिए, राइट, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब कि आपको बहुत ही शार्प क्रैक चाहिए तो सरफेस प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना पड़ेगा, जबकि ग्रॉस डिस्कन्टिन्यूटी है आपको ढूंढना है तो इसके लिए नॉर्मल सरफेस प्रिपरेशन है वो चलेगा। द ओरिएंटेशन ऑफ द डिस्कन्टिन्यूटी रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ओरिएंटेशन मतलब कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर ही इंडिकेशन आपको एमपीटी में मिलेगा। तो ओरिएंटेशन भी यहाँ पे मैटर करता है। तो यहाँ पे देखिए फ्लोरोसेंट एमपीटी आप करते हैं तो इस तरह का इंडिकेशन आपको मिलता है, राइट। सो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में बहुत सारी टेक्निक है, विजिबल है, फ्लोरोसेंट है, तो इस तरह से आप अलग अलग टेक्निक यूज कर सकते हैं। माइनर सरफेस रफनेस में बी एक्सेप्टेबल, बट हैवी स्केल, डर्ट, ग्रीज और मशीनिंग मार्क कैन प्रोड्यूस मिसलीडिंग पार्टिकल अक्यूमुलेशन। तो सरफेस रफनेस है थोड़ा बहुत है तो एक्सेप्टेबल है, माइनर है तो एक्सेप्टेबल है, बट बहुत हैवी स्केल है या डर्ट है, ग्रीज है, तो उसके कारण आपको पार्टिकल अक्यूमुलेशन मिलता है। पार्टिकल अक्यूमुलेशन क्या होता है कि एक जगह पे आपका पार्टिकल जमा हो जाएगा, राइट। सो जैसे मान लीजिए कहीं पे हैवी स्केल है तो वहां पे आजू बाजू में पार्टिकल जमा हो जाएगा और वो एक्चुअल इंडिकेशन जैसा आपको लग सकता है या फॉल्स इंडिकेशन में सेपरेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। डर्ट है तो उस केस में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, मशीनिंग मार्क है, ग्रीज है, तो इसके कारण एक्चुअल और फॉल्स इंडिकेशन में सेपरेशन मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको रिमूव करनी पड़ेगी, बट माइनर सरफेस रफनेस एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा कोटिंग की बात करें तो इफेक्ट ऑफ कोटिंग ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको पता हो तो अगर कोटिंग है तो भी आप एमपीटी कर सकते हैं, कोटिंग रिमूव करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे उन्होंने स्पेशली लिखा हुआ कि कितना कोटिंग चलेगा, राइट। अगर आप एएसएमई कोड यूज करते हैं तो उसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट, ऐसा कोई चीज नहीं लिखा है, जबकि आईएसओ में स्पेशली लिखा हुआ है। तो क्या रिक्वायरमेंट है देखिए, आईएसओ 9934-1 अलाउज नॉन फेरोमैग्नेटिक कोटिंग अप टू अप्रोक्सीमेटली 50 माइक्रोन थिकनेस, राइट। तो आपका कोटिंग का थिकनेस 50 माइक्रोन तक है तो आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग कर सकते हैं, आपको सेंसिटिविटी मिल जाएगा। ओके, सो ये एक नंबर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, जबकि एएसएमई कोड में ऐसा कोई नंबर नहीं दिया है, तो ये ध्यान में रखना है। और नॉन फेरोमैग्नेटिक कोटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी कोटिंग है उसकी वजह से आपके फील्ड में डिफरेंशिएट नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए आपका पार्ट तो फेरोमैग्नेटिक है बट कोटिंग नॉन फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए। और नॉन फेरोमैग्नेटिक कोटिंग का जो मैक्सिमम थिकनेस है, जो इसका पेंट कोटिंग थिकनेस मीटर से आप चेक करते हैं, उसका 50 माइक्रोन मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। सच ए साउंड पेंट लेयर विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ सेंसिटिविटी। तो इसके कारण ज्यादा सेंसिटिविटी में लॉस नहीं आता है। However, coating thicker than 50 micron reduce detection sensitivity। तो अगर 50 माइक्रोन से ज्यादा कोटिंग का थिकनेस है तो सेंसिटिविटी आपका रिड्यूस हो सकता है। फाइनली आप डेमोन्स्ट्रेशन करके शो कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे सिंपल एक नंबर दे दिया है 50 माइक्रोन। इन सच केसेस सेंसिटिविटी वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी। तो इस केस में आपको सेंसिटिविटी वेरिफिकेशन डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअल में मेरा मान लीजिए 100 माइक्रोन है कोटिंग का थिकनेस, और उस केस में भी मुझे इंडिकेशन, जो एक्चुअल इंडिकेशन है वो सेम लेंथ मुझे मिल रहा है। ऐसे करके आप सेंसिटिविटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दिस रिक्वायरमेंट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर इन सर्विस इंस्पेक्शन वेयर पेंट रिमूवल इज ऑफन अनडिजायरेबल। तो स्पेशली ये जो कोटिंग पेंटिंग वाला रिक्वायरमेंट है ये कब आता है, इन सर्विस एग्जामिनेशन में। जो प्लांट रनिंग में है, इन सर्विस में, शटडाउन में आप इंस्पेक्शन करते हैं, वहां पे क्या होता है कि कोटिंग होता है ऑलरेडी। तो वो कोटिंग का थिकनेस है वही सेम थिकनेस का कोई कैलिब्रेशन ब्लॉक या फिर रेफरेंस ब्लॉक लेके आप चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। तो 50 माइक्रोन तक तो एक्सेप्टेबल रहेगा, उसमें इंडिकेशन मिल जाएगा। बाद में आपको सेंसिटिविटी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इन सर्विस में पेंट होता है पार्ट के ऊपर और हर बार पेंट निकालना ये अनडिजायरेबल होता है। ओके, सो हर बार आप पेंट नहीं निकाल सकते। दूसरा इसमें रिक्वायरमेंट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट। ओके, सो यहाँ पे
जो फ्लक्स डेंसिटी है फाइनल, इसमें HNB कर्व जो होता है वो आपको यूज करना होता है, जिसको हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं। ओके, तो ISO 9934-1 specify that minimum magnetic flux density B regarded as adequate for testing is B is equal to 1 टेस्ला, राइट। तो यहाँ पे B का वैल्यू है, B लाने के लिए यहाँ पे कुछ करंट देना पड़ता है, मैग्नेटिक करंट जिसको H बोलते हैं, और इसका एक कर्व बनता है, आपको पता है, तो इस तरह का हिस्टेरिसिस लूप बनता है। यहाँ पे आपका H है और H की वजह से आपको यहाँ पे B मिलता है, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मिलता है। तो जो बी का वैल्यू है वो मिनिमम 1 टेस्ला होना चाहिए। इससे कम अगर आपको बी का वैल्यू मिलता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना नहीं मिलता है, राइट। सो ये भी वैल्यू यहाँ पे ISO कोड में दिया हुआ है, जबकि ASME में आप देखोगे तो ऐसा कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। तो फ्लक्स डेंसिटी मिनिमम 1 टेस्ला होना चाहिए। तो आप हिस्टेरिसिस लूप देखोगे इस तरह से रहता है। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फोर्स या करंट ऐसा बोल सकते हैं एच को, ओके, और बी जो है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है या फ्लक्स डेंसिटी है। तो ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, राइट। तो जब भी आप आपका सैचुरेशन पॉइंट मिलता है उसके बाद आप फोर्स रिमूव भी करते हैं ना, तो भी आपको कुछ फील्ड यहाँ पे मिलता है, जिसको सैचुरेशन सॉरी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऐसा बोलते हैं। तो ये इसको हिस्टेरिसिस लूप या हिस्टेरिसिस कर्व ऐसा बोलते हैं। इसका डिटेल में वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो हमारे चैनल के MPT के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। So, however, achieving this flux density depends on several variables. तो जो आपको B का वैल्यू मिलता है, राइट, सो ये दूसरे कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे मटेरियल का परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, म्यू इज इक्वल टू B/H, इस तरह से लिखते हैं इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है MPT में। अगर आपका हाई परमिएबिलिटी मटेरियल है तो MPT करना काफी इजी होता है। तो आपको जो फ्लक्स डेंसिटी मिलता है ये परमिएबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है। दूसरा टेम्परेचर है, राइट। सो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ एंड टाइप ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपने ज्यादा अप्लाई किया है या कम अप्लाई किया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हैं, फाइनली फ्लक्स डेंसिटी आपको कितना मिलता है ये उसके ऊपर डिपेंड होता है। So for low alloy and low carbon steel, the applied magnetic field H required to achieve this flux density cannot be fixed precisely. Nevertheless, the standard provides practical guidance. तो यहाँ पे आप जनरली जो MPT करते हैं, लो कार्बन स्टील मटेरियल है या एलॉय स्टील है, उसमें करते हैं। तो इसमें फील्ड का वैल्यू H जो आपको मिलता है, सॉरी, फील्ड का वैल्यू H आप देते हैं, और जो आपको फ्लक्स डेंसिटी मिलता है ये फिक्स नहीं होता, राइट। मतलब कि ऐसा फिक्स नहीं है कि इसका वैल्यू आपने 2 दिया तो फाइनल बी का वैल्यू है वो 1 मिलेगा, या इसका वैल्यू 3 दिया तो ये 1 मिलेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, राइट। बिकॉज ये मटेरियल का परमिएबिलिटी, टेम्परेचर, स्ट्रेंथ एंड टाइप, इस तरह से काफी सारे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई गाइडेंस उन्होंने नहीं दिया है कि कितना एच का वैल्यू आप दोगे, राइट। सो ये एच का वैल्यू कितना दोगे तो बी का वैल्यू आपको 1 मिलेगा या 2 मिलेगा, ऐसा कोई गाइडेंस उन्होंने नहीं दिया है। बट यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 किलो एम्पियर पर मिनट इज टिपिकली रिक्वायर्ड। ये टिपिकल वैल्यू है, ध्यान में रखिए। ओके, अगेन जैसे हमने बोला कि परमिएबिलिटी है, टेम्परेचर, काफी सारे वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 किलो एम्पियर पर मिनट पर मीटर इज टिपिकली रिक्वायर्ड। प्लीज नोट दैट दिस इज टिपिकल वैल्यू, नॉट फिक्स्ड, राइट। सो यहाँ पे एक वैल्यू उन्होंने दिया है, बट ये टिपिकल वैल्यू है, ये चेंज हो सकता है, सिंपल, राइट। सो ये रिक्वायरमेंट है ISO में, यहाँ पे वैल्यू आपको मिल जाएगा, जबकि ASME में आप देखो तो ऐसा कोई वैल्यू, टिपिकल वैल्यू भी नहीं दिया है। उसके बाद प्रोड टेक्निक है, राइट। तो प्रोड टेक्निक है, इसको करंट फ्लो मेथड बोलते हैं, ये ध्यान में रखिए। अगर आप ISO 9934 यूज करते हैं ना, तो उसमें दो तरीके से मेथड दिया हुआ है। जैसे हम जनरली क्या बोलते हैं कि इसमें डायरेक्ट करंट मेथड होते हैं और इंड्यूस फील्ड मेथड होते हैं MPT में। डायरेक्ट करंट मेथड मतलब ऐसे मेथड जिसमें हम पार्ट में डायरेक्टली करंट पास करते हैं, जैसे प्रोड है या हेड शॉट है या फिर लीच टेक्निक है, राइट। सो उसमें क्या करते हैं कि हम पार्ट में डायरेक्टली करंट पास करते हैं, और जो आपको फील्ड मिलता है सर्कुलर फील्ड, तो उसमें हम टेस्टिंग करते हैं। और दूसरे इंड्यूस फील्ड मेथड होते हैं, जैसे कि योक टेक्निक है या सेंट्रल कंडक्टर है, राइट। सो उसमें क्या होता है कि हम पार्ट में डायरेक्टली करंट पास नहीं करते। ओके, हम कोई अलग से कॉइल लेते हैं, या फिर जैसे सेंट्रल कंडक्टर है तो बीच में हम ऐसे
कंडक्टर रहता है, तो कंडक्टर में करंट पास करते हैं। ये जो पार्ट है, होलो पार्ट है, उसमें से हम डायरेक्टली कोई करंट पास नहीं करते हैं, तो इसको इंड्यूस फील्ड मेथड बोलते हैं, राइट, या फिर इनडायरेक्ट करंट, इनडायरेक्ट फील्ड मेथड। तो आईएसओ में आप देखोगे तो सेम है, बट नाम उन्होंने थोड़ा अलग दिया हुआ है। जैसे जो डायरेक्टली हम करंट पास करते हैं ना, उसको करंट फ्लो मेथड ऐसा वो लोग बोलते हैं। जैसे यो सॉरी प्रोड है, हेडशॉट है, लीच टेक्निक है, ये सब करंट फ्लो मेथड है। और दूसरे, जैसे योग की बात करें तो योग में क्या होता है कि हम डायरेक्टली करंट पास नहीं करते, तो उसको मैग्नेटिक फ्लो मेथड ऐसा बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लो टेक्निक, राइट। सो करंट फ्लो एंड मैग्नेटिक फ्लो, ऐसे दो टाइप के मेथड उन्होंने दी गई है। और ये दो टाइप के जो मेथड है उसमें अलग अलग टेक्निक है। जैसे करंट फ्लो है, इसमें प्रोड है एक टाइप का। So Prod technique illustrated in figure below involves passing electrical current between two handheld or clamp rod in contact with the component surface. तो कंपोनेंट का पार्ट का जो सरफेस है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है प्रोड का, राइट। जैसे आपने देखा हो तो इस तरह का प्रोड टेक्निक होता है। तो ये पहला एक प्रोड है और ये दूसरा प्रोड है। ओके, तो ये जो प्रोड टेक्निक है, यहाँ से इसके साथ इसका मशीन होता है जहाँ से करंट एक यहाँ पे सपोज इन होता है, यहाँ से इस तरह से करंट इन हुआ और पार्ट में से होके यहाँ से करंट आउट होता है, राइट। सो इस तरह का एक सेटअप होता है। और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो भी डिस्कन्टिन्यूटी है वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो आईएसओ कोड में इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है। अगर आप एएसएमई देखोगे तो ऐसा कोई स्पेशल फिगर नहीं है। और इसमें उन्होंने क्या दिया है कि ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है उतना एरिया आपका कवर होगा। जैसे आप देखो इसमें तो ये एरिया हाईलाइटेड है इतना, राइट। सो यहाँ पे आपने योक रखा हुआ, सॉरी प्रोड रखा हुआ है, तो ये हाईलाइटेड पोर्शन है, उतना पोर्शन का आपका एमपीटी हो गया, राइट। ऐसा आप मान के चल सकते हैं। तो इसमें कुछ डायमेंशन भी दिया हुआ है। ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर, ये दिखा हुआ है देखिए। और 1 नंबर है, ये आपका डिस्कन्टिन्यूटी है, ये आपका डिस्कन्टिन्यूटी है। तो देखिए दूसरा और क्या है इसमें, जैसे आपने कोई ये प्रोड रखा हुआ है, राइट, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो डी है, राइट। दोनों प्रोड के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके ये डिस्टेंस जो है वो डी है, स्मॉल डी। तो विड्थ जो है, यहाँ से ये विड्थ जो है वो 0.5 डी, राइट। इतना विड्थ आप कवर कर सकते हैं, राइट। इतना विड्थ में आपका इंस्पेक्शन हो जाएगा। और ये 25 mm दिया हुआ है। तो जब भी आप ये प्रोड यहाँ पे रखते हैं तो 25 mm का एरिया है, मतलब यहाँ पे सर्कुलर में 25 mm का एरिया आपको कंसिडर नहीं करना है। तो वेल की साइड आप 25 mm जाओगे, ये एरिया आपको नहीं लेना है, बाकी का एरिया जो है वो आपको इंस्पेक्शन में लेना होता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अगर आप ये ISO 9934-1 में एनेक्स्चर में जाओगे तो उधर उन्होंने करंट का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, राइट। इस तरह से आपको करंट का फॉर्मूला मिलेगा, I इज इक्वल टू 2.5 H इंटू डी, राइट। सो H मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो आप देते हैं, और D मतलब कि ये जो D यहाँ पे दिया है, दोनों प्रोड के बीच का डिस्टेंस है वो स्मॉल d है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे I का वैल्यू मिलेगा। जैसे 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 डी का वैल्यू इंक्रीज होगा वैसे वैसे आई का वैल्यू भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। और दो तरीके से इन्होंने करंट कैलकुलेशन भी दिया हुआ है। तो ये कोई और एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे, बट ये ध्यान में रखिए इस तरह से यहाँ पे आपको एरिया मिलता है प्रोड के टेक्निक में। और जैसे जैसे प्रोड आप आगे बढ़ाते हैं, राइट, जैसे ये आपका एरिया हो गया, राइट, बाद में आप नेक्स्ट आगे ये डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको कुछ ओवरलैप करना है, राइट। सो आपका जो एरिया है ऑलरेडी आपने जो ले लिया है उसके ऊपर कुछ ओवरलैप करना होता है। जैसे दूसरी बार आप करोगे तो आपको इस तरह से लेना है, तो इतना एरिया ओवरलैप हुआ, राइट। सो ये वाला जो आपका एरिया है पूरा आपने ओवरलैप किया हुआ है। तो आपके प्रोसीजर में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि कितना परसेंट ओवरलैप करना है, 10%, 20%, राइट। तो उस हिसाब से आप ये ले सकते हैं। सो लोकलाइज एरिया का जब भी आपको इंस्पेक्शन करना है तो ये प्रोड टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। प्रोड्स आर मूव इन सिस्टमेटिक पैटर्न टू कवर द फुल इंस्पेक्शन एरिया। तो सिस्टमेटिक पैटर्न आपको यूज करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपका पूरा एरिया कवर होता है। दिस मेथड ऑफर वेरी हाई सेंसिटिविटी फॉर डिस्कन्टिन्यूटीज elongated parallel to the direction of the current flow। तो कोई भी एमपीटी में कोई भी टेक्निक आप यूज करते हैं, जो करंट फ्लो है उसके डायरेक्शन में, मतलब कि पैरेलल जो डिस्कन्टिन्यूटी है वो आपको आराम से मिल जाती है। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर इंडिकेशन आपको एमपीटी में मिलती है। तो बहुत अच्छा सेंसिटिविटी आपको इसमें मिल जाता है। ओके, सो इस तरह से देख सकते हैं
प्रोड टेक्निक है वो इस तरह से यूज होता है। ये प्रोड है आपके दोनों, और इसके साथ केबल रहता है, राइट। तो केबल में से एक में से करंट इन होगा, एक में से आउट होगा, और ये कंट्रोल स्विच ऊपर की साइड रहता है। तो कंट्रोल स्विच एक ही प्रोड में मतलब रहेगा, तो आप स्विच ऑन करोगे तो करंट इन होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है यहाँ पे, राइट। तो आपको इसमें सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, ध्यान में रखिए। ओके, सो आर्किंग और एक्सेसिव हीटिंग इज अनएक्सेप्टेबल। यहाँ पे एक्सेसिव हीटिंग हुआ है या आर्किंग हुआ है तो ये अनएक्सेप्टेबल होता है, और सच डैमेज इज कंसिडर्ड अ डिफेक्ट रिक्वायरिंग इवेल्युएशन। तो कोई यहाँ पे डैमेज हुआ है आर्किंग या एक्सेसिव हीटिंग की वजह से तो ये अनएक्सेप्टेबल होता है, और इसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएशन करना पड़ेगा। ये जो डैमेज है वहाँ पे डिफेक्ट जनरेट होता है, तो फर्दर इवेल्युएशन के लिए कोई डिफरेंट टेक्निक आप यूज कर सकते हैं इसमें। इफ री इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड इट मस्ट बी परफॉर्म यूजिंग अ डिफरेंट टेक्निक, राइट। सो दूसरा टेक्निक यूज करके आप इसमें री इंस्पेक्शन कर सकते हैं। पोर्टेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक टेक्निक, मतलब इसमें योक टेक्निक की बात है, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लो टेक्निक, इसको बोला जाता है, राइट। तो पहला हमने देखा वो करंट डायरेक्टली हम पास करते थे, जबकि योक में क्या होता है कि आप जो योक रखते हैं उसमें डायरेक्टली पार्ट में से करंट पास नहीं होगा, इसमें कॉइल होता है, राइट। सो कॉइल में से हम करंट पास करते हैं। So in yoke method illustrated below figure use AC electromagnetic with a pole placed directly on the test surface। तो इसके जो पोल होते हैं हम डायरेक्टली पार्ट के ऊपर प्लेस करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। सो इसमें जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये अंदर इनक्यूब सर्कल में दिखाया हुआ है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये पूरा डी जितना है, स्मॉल डी, राइट। तो विड्थ जो है आपका इतना, मतलब 0.5 डी जितना एरिया आपका कवर करेगा, मतलब आजू बाजू में, राइट। और ये जो इनक्यूब सर्कल एरिया है बीच वाला, राइट, उतना एरिया है ये आपका कवर करेगा, मतलब इतना एरिया में आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग कर सकते हैं, उतना एरिया आपका ये एक पर्टिकुलर पोजीशन में कवर करेगा, राइट। दोनों साइड 25 mm एरिया निकाल दिया है, और बीच वाला एरिया है आपको कंसीडर करना है। ओके, तो इस तरह से ये वर्क करता है। इसमें देखिए पूरा डिटेल में दिया हुआ है, जबकि आप ये सेमी कोड देखोगे तो ऐसा कोई स्पेशल फिगर आपको नहीं मिलेगा। So effective testing area is limited to circle inscribed between a pole pieces। तो दोनों पोल पीसीस है उसके बीच में ये वाला जो एरिया है उतना एरिया में आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सिंपल। एरियाज इमीडिएटली एडजेसेंट टू द पोल आर एक्सक्लूडेड, राइट। सो यहाँ पे पोल के नजदीक वाला एरिया है, जैसे 25 mm दिया हुआ है, ये एरिया आपको इंस्पेक्शन नहीं करना है, एक्सक्लूडेड लिखा हुआ है, मतलब वो एरिया में आपको इंस्पेक्शन नहीं करना है। ओनली द डिफाइंड सेंट्रल जोन प्रोवाइड द रिलायबल मैग्नेटाइजेशन। तो सेंट्रल जोन है ये वाला, उसमें आपको रिलायबल इंस्पेक्शन मिलेगा, मतलब रिलायबल मैग्नेटाइजेशन मिलेगा, तो वही एरिया आपको कंसीडर करना है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह का रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। सो आप आईएसओ स्टैंडर्ड यूज करते हैं तो उसमें स्पेशली देखो तो बहुत डिटेल में रिक्वायरमेंट आपको पूरा मिल जाएगा, तो जब भी आप इंस्पेक्शन करते हैं तो एक श्योरिटी रहता है कि इतना एरिया ही हमारा ये मैग्नेटाइज करना है और इतना एरिया कवर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।